अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टारगेट 100 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। स्टोरी अपलोडेड बाय आजम खान। 76 साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। गुलाब बढ़ता दिल, गुलाब हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग। गुलाब बढ़ता दिल, गुलाब रानी सा हल्के से मुस्कुराते हुए बड़े ही सम्मान पूर्वक कहा अंडरस्को। ठीक है फिर अमायरा तुम आराम करो, कल तुम्हें वापस छोड़ने की तैयारियां कर दी गई है। अमायरा ने भी मुस्कुराते हुए कहा अंडरस्को जी भाभी, अच्छा किया मेरी जान की दुश्मन की तूने पहले ही मुझे भेजने का इंतजाम कर दिया, वरना मैं तेरा जीना हराम करती। उसने मन ही मन कहा। अगले दिन अमायरा के जाने के सारे इंतजाम हो चुके थे। दादी और समीरा पहले अमायरा से मिलने के बाद उसी दिन बीकानेर चले गए थे किसी जरूरी काम से। वैसे तो वो काफी खुश थी, मगर दादी और समीरा से न मिल पाने का उसे काफी अफसोस था। फिर वो अपनी दिल में बेचैनी और उलझनों के साथ गाड़ी में बैठ गई। अमायरा को अब पूरे रास्ते किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सब कुछ अच्छा जा रहा था। हमारा ने आंखें बंद करके सीट पर टिक कर बैठी हुई थी। आखिरकार सब कुछ खत्म हुआ। महल में उन लोगों ने जो उसके लिए जहर देकर मरने इंतजाम किया था या फिर परेशानी उसके लिए खड़ी की थी, सब खत्म हो गई। उसने आंख बंद करते हुए सब याद करके मुंह बनाते हुए खुद से ही कहा अंडरस्को अमायरा, ये लोग सच में एक नंबर की घटिया, बेहुदा और बेशर्म किस्म के इंसान है। जरा भी लाज शर्म नाम की चीज ही नहीं बची इनमें। कैसी छोटी हरकतें करते हैं ये लोग। अमायरा आराम से गाड़ी में बैठी तो थी, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रहा था। वह बार बार खुद को दिए जहर और देव के पैर में हुई बीमारी के बारे में ही सोच रही थी। वो परेशान होते हुए खुद से ही अंडरस्को क्या हुआ है अमायरा, देव के पैर में उसकी हड्डियां, मसल्स, काफ मसल्स सब कुछ ठीक है, तो फिर वह चल क्यों नहीं पा रहा? और तूने भी तो ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन में नहीं देखी है, जबकि इतनी सारी मेडिकल सर्जरीज और इतने सारे पेशेंट को देखा है। हड्डी टूटने से लेकर फ्रैक्चर तक हर एक पेशेंट को देखा है। इलाज क्या है उनका, ठीक किया है उन्हें, लेकिन फिर भी क्यों तेरा मेडिकल सिस्टम भी इसका जवाब नहीं दे पा रहा है? आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? सोच अमायरा सोच। अमायरा खुद से ही बड़बड़ाते हुए अंडरस्को बच गई। यार शुक्र है भगवान का जो इस मेडिकल सिस्टम ने मुझे देव के पैरों का इलाज करने को नहीं कहा। एक तो वैसे बीमारी पता नहीं चल रहा था, उसमें मैं उसके पैर कैसे ठीक करती, लेकिन अगर उसने अगली बार कह दिया तो मैं उसे उसकी हालत में नहीं छोड़ सकती। फिर क्या करूंगी मैं? कुछ देर बाद खुद से ही चिढ़ते हुए अंडरस्को, ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा। पर बात तो अभी भी वही है, जब उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो वह चल क्यों नहीं पता? वास्तव में क्या हो सकता है इसका रीजन? अमायरा खुद से बात करते हुए कि सोचते हुए। अमायरा ने काफी देर तक सोचने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसे किसी भी मामले का सामना नहीं करना पड़ा था कभी भी। मुझे एक ही बात लगती है कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे वो चल नहीं पा रहा है। यही होगा, इसके अलावा मुझे कोई और कारण समझ नहीं आ रहा है। फिर उसने अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे सोचते हुए खुद से ही कहा अंडरस्को, वैसे तो यह मेडिकल सिस्टम भी काफी हाई लेवल का है, लेकिन है एक मशीन ही जो कभी भी किसी की भी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता। और जैसे कि मुझे पहले से ही लग रहा कि उन्हें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका मतलब है उन्हें हिप्नोटाइज किया गया होगा, जिससे देव को लगता है कि वो सच में नहीं चल सकता, जिसके कारण वो सच में नहीं चल पा रहा है। पर अमायरा कौन है वो जो ऐसा कर सकता है? मेरा तो सिर फटे जा रहा है इन सब के बारे में सोच सोच के। हाँ यार, हो सकता है कि इन सब राजपाट के लिए किया जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, ये क्या सोच रही ही मैं? तू ऐसा सोचने भर से सूली पर लटक सकती है। अमायरा डर गई थी कि आखिर उसे सब पता चल गया है, जान के उसका क्या ही होगा। अमायरा आगे सोचते हुए अंडरस्को, अब तो मैं अपनी खुद की जिंदगी की भी गारंटी नहीं ले सकती, तो बाकियों को प्रॉब्लम्स में उलझ के मैं क्या करूंगी? और खासकर कि मैं और देव, हम लोग बिल्कुल भी एक दूसरे को नहीं जानते, और अगर इस मेडिकल सिस्टम ने उसका ट्रीटमेंट करने को मजबूर ना किया होता तो मैं कभी भी उससे इतनी फ्रेंडली होकर के बातचीत नहीं करती। इधर जब अमायरा देव के बारे में सोच रही थी, तब देव और उसकी माँ अमायरा के बारे में बात कर रहे थे। आखिरकार देव उसके बारे में जानने को इतना एक्साइटेड जो हो चुका था। उसने कोनी माँ से इसी एक्साइटमेंट से कहा, माँ क्या आप जानती है, अमायरा चाची के पास मेडिकल का टैलेंट भी है। कहते हुए उसकी आंखें चमक रही थी। इतना सुनते ही देव की माँ, जिनकी आंखें ठंड के मौसम की तरफ बेहद खूबसूरत लग रही थी, वो तुरंत आश्चर्य से चौड़ी हो गई और इसी हालत में उन्होंने देव को कहा, अंडरस्को क्या क्या कहा तुमने? समायरा के पास मेडिकल टैलेंट है? और तुमसे से किसने कहा? जरा बताओ तो। देव की माँ दक्षा राजा कृषभ सिंह राजावत के पिता की सलाहकार की बेटी थी, और कृष्णा बचपन में साथ साथ खेल और पड़े हुए थे, इसी कारण से वह लोग इमोशनली भी काफी अलग तरीके से अटैच है और एक दूसरे के लिए भी काफी डीप फीलिंग्स रखते हैं।
लेकिन अगर परिवार में कुछ गड़बड़ हो, आपस में ही हनुमान जल्दी रहे, तो कौन जानता है कि अब उदयपुर का राजा कौन बनेगा। आखिरकार दक्षा का बेटा देव कितना दयालु, काबिल और सुंदर था। जाहिर सी बात है, वो राजा बनने के काबिल था। और होता में क्यों नहीं। आखिरकार उसे जन्म देने वाली उसकी माँ भी तो इतनी काबिल और खूबसूरत थी। खासकर कि उनकी वह काली गहरी और चमकीली आंखें जो बेहद खूबसूरत है। साथ ही उनके की खरपत किसी अदा से काम नहीं लगती। राजा सभी उन्हें काफी पसंद करते हैं और उनकी हमेशा तारीफ करते हैं। देव अपनी माँ की बातों को सुनकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और बोला, अंडस को माँ क्या कम ऑफिस में कुछ नहीं जानती। ठीक है, फिर आप ही बताइए। अगर उसे मेडिकल की नॉलेज नहीं होती तो वह मेरी पैरों की कंडीशन का पता कैसे लगा पाती। हालांकि मेरी हालत किसी से छपी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो मेरा चेकअप कर रहे थे और उन्होंने मुझे तेल दिया मालिश करने का, साथ ही वन सब कहा जो आज तक दूसरे डॉक्टर्स कहते आ रहे हैं, माँ मुझे तो कुछ अलग लगा। वैसे भी बिना मेडिकल की नॉलेज के वह ये सब तो नहीं कर पाएगी ना। तू रानी साहब से आगे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और बोली, अंडस को क्या कहा तुमने? उसने तुम्हारे पैर देखे तो क्या कहा उसने? वह वास्तव में करना क्या चाहती थी? दक्षा ने इस बारे में अपने मन ही मन सोचा, अंडस को क्या अमायरा को अपने पति यानी राजकुमार आरुष में कोई इंटरेस्ट नहीं है? क्या उसे मेरा बेटा पसंद है? और तो और वो कई बार यहाँ आ चुकी है, शादी से पहले भी। लेकिन अमायरा के बारे में कुछ खास जानती नहीं हूँ। मुझे उसकी पहचान और सहाय फैमिली से उसका रिश्ता के बारे में कुछ खास पता नहीं है। फिर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा, अंडस को वो और वेद महल में घूम रहे थे वेद की जिद करने पर। लेकिन इसी बीच हम भी मिले और उनकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगे। इसलिए मैंने अपने रूम में उन्हें आराम करने को कहा था। तभी उन्होंने मेरा पैर का चेकअप किया था। जब तक उन्होंने अपना चेकअप पूरा किया, तब तक डॉक्टर भी आ चुके थे। उन्होंने उनका चेकअप करके मेडिसिन देख आराम करने को कहा था, जिसके बाद वह चली जा चुकी है। देव ने पूरी स्थिति का शॉर्ट में समझा दिया था। इस पर दक्ष ने परेशानी से कहा, अंडस को क्या कह रहे हो तुम देव बेटा? क्या तुम्हें नहीं पता उसे बच्चों के बारे में? क्या तुमने उसका ध्यान नहीं दिया? देव ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, अंडस को क्या सोच रही है? उसे भी अच्छे से पता है कि मेरी जो हालात है, इस हालत में मैं कभी भी यहाँ का राजा नहीं बन सकता। और तो और ना ही मुझे कोई शौक है और ना ही मैं लड़ना चाहता हूँ इसी चीज के लिए। देव के दिमाग में वेद के बैरक्स में छोटे छोटे और बड़ी से बड़ी चीजें समझ जाता था कि वह क्या करेंगे कोशिश कर रहा है। लेकिन वो ध्यान उन सब पर ध्यान नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने किसी तरह अपनी माँ को समझाया और उनका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके माँ ऐसी छोटे मोटे चीजों के लिए दुखी हो या नाराज हो। दक्षा में फिर आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, अंडस को क्या लगता है तुम्हें देव, कि मुझे कुछ नहीं पता कि वो लोग क्या चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अमायरा से हो जाए। लेकिन तुम्हारे पिता ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अमायरा की शादी राजकुमार आरुष से करवा दी। इसका मतलब अब तुम दोनों के बीच खाली चाची भतीजे का ही रिश्ता रहना चाहिए। दक्ष के बेटे का जन्म महल में एक शाही परिवार में हुआ था, जहां लोग अपने लालच के चलते कुछ भी किसी को कर देते हैं, किसी का भी जीवन में बर्बाद कर देते हैं। तो आखिर कैसे दक्षा को अपनी बेटे के लिए चिंता ना करती? तो क्या हुआ, आगे जानने के लिए उड़ते रहिए इस स्टोरी को। 77 अमायरा को दिया गया इनफर्टिलिटी ड्रग। वन डिजी सूर्योदय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सूर्योदय गुलाब बढ़ता दिल गुलाब, हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। दक्षा ने फिर आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, अंडस को क्या लगता है तुम्हें देव, कि मुझे कुछ नहीं पता कि वो लोग क्या चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अमायरा से हो जाए। लेकिन तुम्हारे पिता ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अमायरा की शादी राजकुमार आरुष से करवा दी। इसका मतलब अब तुम दोनों के बीच खाली चाची भतीजे का ही रिश्ता रहना चाहिए। दक्षा के बेटे का जन्म महल में एक शाही परिवार में हुआ था, जहां लोग अपने लालच के चलते किसी को कुछ भी कर देते हैं, किसी का भी जीवन में बर्बाद कर देते हैं। तो आखिर कैसे दक्षा को अपने बेटे के लिए चिंता ना होती? देव इतना ज्यादा शॉक्ड हो गया था कि उसके कान भी शर्म से लाल हो गए थे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रहा है। तभी उसने कहा, अंडस को माँ आप किस बारे में बात कर रही है? मेरी शादी अमायरा से? ओ सॉरी सॉरी, मेरा मतलब छोटी चाची से। क्या बोल रही है आप? बोलते हुए उसे कल का दिन याद आया जब अमायरा उनके सामने घुटनों पर बैठी थी और उसने उसके पैरों को छुआ था। उस वक्त वो काफी सीरियस लग रही थी। वैसी तो बिल्कुल भी नहीं जैसी अफवाहों में सुना था उसे। वो काफी शर्मा भी गया था। साव सोचकर इधर अमायरा ने भी घर पहुंचते ही अपनी मैस को नाश्ता रेडी करने और उसके लिए एक रिलैक्सिंग बात रेडी करने को कहने की बजाय उसने डॉक्टर शाह को ढूंढने के लिए कहा और खुद भी इंतजार करने लगी। डॉक्टर शाह को ढूंढने के लिए कहने का कारण था वह जहर जो उसके चाय में दिया गया था, क्योंकि उसके मेडिकल सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म करके बता तो दिया था कि उसके चाय में जहर था, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि किस तरह का जहर है या फिर उसे कैसे नुकसान पहुंचाएगा। वह खुद भी नहीं जानती थी इस बारे में कि कौन सा जहर है, इसलिए वह बस किसी और की तलाश कर सकती थी जो उसे इस बारे में कुछ बता सकता।
लेकिन वह यहाँ किसी को जानते नहीं थी, इसलिए उसे डॉक्टर शाह की जरूरत थी। क्योंकि वह यहीं पर रहते थे, तो बेहतर बता सकते थे इस बारे में। इधर डॉक्टर शाह को जैसे ही खबर लगी कि अमायरा उन्हें बुला रही है, तो वह दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने सुना कि अमायरा उन्हें बुला रही है, इसलिए अभी तक उनकी सांसें फूल रही थी। इन्हीं फूलती सांसों के साथ उन्होंने कहा, अंडरस्को जी मैडम, आपने मुझे याद किया। बताइए क्या काम है, मैं तैयार हूँ आपका कोई भी काम करने के लिए। हमारा के एक बार बुलाते डॉक्टर शाह दौड़े चले आए थे, बिना एक भी पल की देरी किए, क्योंकि वह उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके कारण वो उसे इंतजार नहीं करवाना चाहते थे। मगर ऐसा इसलिए नहीं था कि वह राजकुमार की बीवी है, इसलिए वह उसका सम्मान करते हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी। उसकी मेडिकल स्किल इतनी अच्छी है कि उसने मरते हुए इंसान की भी जान बचा ली। उसके नॉलेज का लेवल कितना हाई था, और उसको वो प्रोफेशनल बिहेवियर, यही सब वजहें थी जिसके कारण डॉक्टर साह उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। अमायरा ने भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं की और सीधे वह कपड़े निकाल कर दे दिए जो उसने उस वक्त पहना था जब वह रानी सा से मिलने गई थी चाय पर। असल में जब उसने चाय गिराई थी तो कुछ चाय उसके कपड़ों पर भी गिर गई थी, या ये कहे कि ऐसा उसने जानबूझकर किया था ताकि वह बाद में जाकर इसका टेस्ट कर सके कि ये जहर कौन सा है। उसने वह कपड़े डॉक्टर साहब को सौंपते हुए कहा, अंडरस्को क्या आप ये बताने में मेरी मदद कर सकते हैं कि इसमें लगा दाग कैसा है, साथ ही क्या उसमें कुछ मिलाया गया है, अगर हाँ तो वह क्या है। डॉक्टर शाह हैरानी के साथ अमायरा की ओर देखते हुए, अंडरस्को क्या, ये क्या बोल रही है यंग मैडम आप। तो इस पर अमायरा ने उन्हें समझाते हुए कहा, अंडरस्को देखिए डॉक्टर शाही, ये दाग तो उस चाय का है जो मुझे महल में दी गई थी, पर मुझे ये जानना है कि क्या उस चाय में कुछ मिलाया गया था, अगर हाँ तो क्या मिला था इसमें। जब डॉक्टर शाह ने सुना कि यह सब महल से जुड़ा हुआ है, तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई और वह सोच में पड़ गए कि क्या उन्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए भी या नहीं। और उन्होंने कुछ कहना चाहा पर वह हकलाते हुए कुछ बोल नहीं पाए। अंडरस्को ये आप। इस पर हमारा एक बार फिर उन्हें विश्वास करते हुए शांति से चाहते हुए बोलने लगी कि अंडरस्को देखिए डॉक्टर शाह, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी, इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी कभी भी, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए है। अगर आप इसे पहचान पाए, इसके बारे में पता लगा पाए, तो मैं भी किसी और को इसमें शामिल करने की सहमत नहीं उठाऊंगी। इतना कहने के बाद उसने मन ही मन सोचा कि अंडरस्को उसे अभी भी काफी सारा डाटा मेडिकल सिस्टम में डालने की जरूरत है ताकि वो ऐसे किसी सिचुएशन में मदद कर सके। इसलिए वह आगे से और भी ज्यादा सतर्क रहेगी और ध्यान रखेगी आगे ऐसी किसी परेशानी में न पड़े। आखिरकार ये एडवांस्ड मेडिकल सिस्टम था, जिससे इसमें मेडिसिन की नॉलेज ज्यादा है, जो काफी हाई लेवल की थी। अगर इस्तेमाल किया गया जहर पुराना और आयुर्वेदिक होगा तो उसके बारे में उसके पास कोई नॉलेज नहीं थी। सिस्टम बस पहचान सकता था और अमायरा को अलर्ट कर सकता था, मगर डिटेल्स नहीं थी उसके पास। डॉक्टर शाह माना तो करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अमायरा को उनसे ज्यादा नॉलेज है मेडिसिन के बारे में, जो आगे चलकर वह उससे पूछ सकते हैं। इसलिए उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को जी ठीक है यंग मैडम, टेस्ट करूंगा और पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा कि इस दाग में है क्या। डॉक्टर शाह ने मन ही मन सोचा कि अगर उन्होंने अमायरा की मदद नहीं की तो वो अपने करीबी और विश्वास पात्र लोगों में उन्हें जगह नहीं देगी। इसके बाद डॉक्टर साहब ने टेस्ट करना स्टार्ट किया। उन्होंने एक स्लाइड पर इंजेक्शन की हेल्प से दाग को एक स्लाइड पर लिया और टेस्ट करने लगे, लेकिन काफी देर तक टेस्ट करने के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चला कि आखिर है क्या। इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस चीज को टेस्ट कर लिया। इसके बाद जो उन्हें पता चला उससे वो काफी हैरान ही गए। फिर उसी चिंतित भाव के साथ उन्होंने अमायरा की ओर देखते हुए कहा, अंडरस्को में मैडम, यंग मैडम, इनमें तो इनफर्टिलिटी ड्रग है, मतलब बांझपन की दवा। क्या आपने इसे खाया तो नहीं है, क्योंकि ऐसा इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि इसका टेस्ट करने भर से ही कोई भी औरत जिंदगी भर के लिए बांझ हो सकती है। इतना सुनते ही अमायरा की भाई तुरंत चढ़ गई। उसने कहा, अंडरस्को क्या कहा आपने, इनफर्टिलिटी ड्रग हम। फिर उसने मन ही मन सोचा कि ऐसा कौन है जो महल में जो उसे ऐसी दावा दे सकता है। उसकी इतनी ज्यादा हिम्मत आई कहाँ से। वह किसी एक के बारे में नहीं सोच पा रही थी, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे जो चाहते थे कि आरुष के और उसके कोई बच्चे ना हो, कभी भी कोई वारिस ना हो। डॉक्टर शाह के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह बेहद घबरा गए और वह खुद को ये सोचने से ना रोक सके कि आखिर क्या होगा कि अगर अमायरा ने वो ड्रग खा लिया होगा तो वह कभी मां नहीं बन पाएगी। ये सोचते ही उन्हें और भी डर लगने लगा। आखिर होता भी क्यों ना ये सब राजकुमार आरुष के भावी उत्तराधिकारी से रिलेटेड था। उन्होंने हमारा से अपनी बात चली रखते हुए कहा, अंडरस्को यंग मैडम, ये वास्तव में इनफर्टिलिटी लग रही है, इसका उसे ज्यादातर कोठे जैसी जगहों पर किया जाता है, लेकिन वह लड़कियां और औरतें इसके साइड इफेक्ट सहन नहीं कर पाती, जिससे उन्हें हमारे पास आना पड़ता है। इसलिए मैं इस ड्रग के बारे में सब अच्छे से जानता हूँ।
उन्होंने ऐसा बोलते हुए अपने बातें प्यार करना पसीना पोंछा। अमायरा ने अंदर ही अंदर खुश होते हुए कहा, अंडरस्कोर ठीक है डॉक्टर साहब, मैं सब समझ गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी मदद करने के लिए। वैसे भी किसने सोचा होगा कि लिमाहल के लोग इतने घटिया होंगे कि पहले से ही ऐसा ड्रिंक रेडी किया होगा जिसमें इनफर्टिलिटी ड्रग में मिलाया गया हो। अमायरा मन में अंडरस्कोर वो मन ही मन वह जिस कारण से खुश थी वो ये था कि उसने ये ड्रग नहीं खाया और नीचे गिरा दिया। मेडिकल सिस्टम भले ही उसे इस बारे में ना बता पाया हो, लेकिन उसने उसे अलर्ट तो कर दिया और वह बच गई। नहीं तो वह तो लोक जल में फंसी गई थी और एक बांझ औरतों बनते बनते रह गई थी। उनकी साजिश का शिकार हो गई थी वो। अमायरा की बात सुनकर डॉक्टर शाह ने बस हाँ हाँ कहा। फिर उन्होंने अमायरा से पूछा, अंडरस्को यंग मैडम, क्या मेरी कोई और जरूरत है? क्या मैं आपकी किसी और काम में मदद कर सकता हूँ? जिस पर हमारा नहीं नाम उत्तर दे दिया। तो अब डॉक्टर शाह वहां एक सेकंड भी नहीं रुके और तुरंत भाग गए, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वह एक भी पल वहां रुककर कोई और बात सुने या जाने जो उनके लिए जरूरी ना हो या बाद में खतरा बन सके। 78 रिलैक्स। वन डिजी सूर्योदय, सूरज का चेहरा, गुड मॉर्निंग सूरज का चेहरा, सूर्योदय, गुलाब बढ़ता दिल, गुलाब, हैप्पी स्माइलिंग फेस, रीडिंग, गुलाब बढ़ता दिल, गुलाब। डॉक्टर शाह के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह बेहद घबरा गए और वह खुद को ये सोचने से ना रोक सके कि आखिर क्या होगा कि अगर अमायरा ने वो ड्रग खा लिया होगा तो वह कभी मां नहीं बन पाएगी। ये सोचते ही उन्हें और भी डर लगने लगा। आखिर होता भी क्यों ना ये सब राजकुमार आरुष के भावी उत्तराधिकारी से रिलेटेड था। उन्होंने हमारा से अपनी बात चली रखते हुए कहा, अंडरस्को यंग मैडम, ये वास्तव में इनफर्टिलिटी लग रही है, इसका उसे ज्यादातर कोठे जैसी जगहों पर किया जाता है, लेकिन वह लड़कियां और औरतें इसके साइड इफेक्ट सहन नहीं कर पाती, जिससे उन्हें हमारे पास आना पड़ता है। इसलिए मैं इस ड्रग के बारे में सब अच्छे से जानता हूँ। उन्होंने ऐसा बोलते हुए अपने बातें प्यार करना पसीना पोंछा। अमायरा ने अंदर ही अंदर खुश होते हुए कहा, अंडरस्को ठीक है डॉक्टर साहब, मैं सब समझ गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी मदद करने के लिए। वैसे भी किसने सोचा होगा कि लिमाहल के लोग इतने घटिया होंगे कि पहले से ही ऐसा ड्रिंक रेडी किया होगा जिसमें इनफर्टिलिटी ड्रग में मिलाया गया हो। अमायरा मन में अंडरस्को वो मन ही मन वह जिस कारण से खुश थी वो ये था कि उसने ये ड्रग नहीं खाया और नीचे गिरा दिया। मेडिकल सिस्टम भले ही उसे इस बारे में ना बता पाया हो, लेकिन उसने उसे अलर्ट तो कर दिया और वह बच गई। नहीं तो वह तो लोक जल में फंसी गई थी और एक बांझ औरतों बनते बनते रह गई थी। उनकी साजिश का शिकार हो गई थी वो। अमायरा की बात सुनकर डॉक्टर शाह ने बस हाँ हाँ कहा। फिर उन्होंने अमायरा से पूछा, अंडरस्को यंग मैडम, क्या मेरी कोई और जरूरत है? क्या मैं आपकी किसी और काम में मदद कर सकता हूँ? जिस पर हमारा नहीं नाम उत्तर दे दिया। तो अब डॉक्टर शाह वहां एक सेकंड भी नहीं रुके और तुरंत भाग गए, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वह एक भी पल वहां रुककर कोई और बात सुने या जाने जो उनके लिए जरूरी ना हो या बाद में खतरा बन सके। अब अमायरा का सर दर्द से फटे जा रहा था। उसने अपना सर को दर्द से पकड़ते हुए और अपने कनपटी को रगड़ते हुए वहां मौजूद लोगों से कहा, अंडरस्को अगर आप लोग चाहे तो अपने मास्टर को इन सभी चीजों के बारे में बता सकते हैं। वैसे भी यह सारी फसाद की जड़ वही है। अब महल के लोगों से दुश्मनी उन्हीं की है, मेरी नहीं। उन्हीं के कारण मेरे साथ ये सब किया जा रहा था। अब वो लोग मुझे डायरेक्टली तो नुकसान पहुंचा नहीं सकते थे, तभी तो ऐसे चाले चल रहे हैं मेरे खिलाफ। अच्छा यही होगा उन्हें सब कुछ शुरुआत से पता हो। मीना और टीना ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए कहा, अंडरस्को ठीक है यंग मैडम, आहे आप ऐसा चाहती है तो ऐसा ही होगा। हम अभी जाकर मास्टर को इन सभी बातों के बारे में बता देते हैं। बोलकर दोनों चली गई। अमायरा नहीं जानती थी कि उसे दी गई ये चारों मैथ्स आरुष के ही या फिर किसी और का ऑर्डर फॉलो करते हैं, लेकिन उसे इन सब चीजों से तब तक मतलब नहीं था जब तक वह मैथ्स उसकी सभी बातें बिना किसी ऑब्जेक्शन के मान रही थी। वह आराम से उनका यूज अपने हिसाब से करती थी बिना किसी डर के। आखिरकार वह उनके मालिक जो थी। अभी अमायरा मीरा और ईरा की तरफ मुड़ी। उसने उन्हें गंभीरता से उनकी ओर देखते हुए थकी हुई आवाज में कहा, अंडरस्को जाओ तुम दोनों जाकर मेरे लिए एक रिलैक्सिंग हॉट बाथ प्रिपेयर करो। हमारा अपनी दुकान को मिटाने के लिए बस गर्म पानी में डूब जाना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा करने को कहा। अमायरा का ऑर्डर सुनते ही ईरा और मीरा ने तुरंत उसके लिए एक गर्म पानी की एक अच्छा सा रिलैक्सिंग सूथिंग बाथ प्रिपेयर कर दिया। अपना काम करने के बाद ईरा अमायरा के पास पहुंचकर, अंडरस्को यंग मैडम, आपने जैसा कहा था हमने वैसे ही आपके लिए बाथ रेडी कर दिया है, अब आप जा सकते हैं नहाने के लिए। जिसे सुनते हैं अमायरा ने तुरंत अपने कदम बाथरूम की ओर ले लिए। बाथरूम में जाकर अमायरा तो बस बाथटब में कूद ही पड़ी। वो ईरा और मीरा के काम से बहुत खुश थी, क्योंकि उसने तो कहा भी नहीं था, फिर भी इतना अच्छा बात उन्होंने उसके लिए तैयार कर दिया था। आखिर करती भी क्यों ना। हल्के गर्म पानी के बड़े से बाथटब में जो गुलाब की पंखुड़ियों और इत्र से भीगा हुआ था, उसे तो बाद मजा ही आ गया था। उसने आंखें बंद किए हुए ही हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खुशी से कहा, अंडरस्को आह मजा आ गया सच में।
अच्छी बात की बात, मेरा मूड भी एकदम मस्त हो गया है। इतने अच्छे से नहाने के बाद मैं तो 2 दिनों की चिंता टेंशन सब कुछ भूल गई। हाय रब्बा, SC4H में मजा आ गया। नहाने के बाद तो अमायरा इतना अच्छा फील कर रही थी और अब उसका मूड इतना अच्छा हो गया था। वह बाहर आए और जैसे ही उसने सोचा कि आप उसे अपने शाम के स्नैक्स के बारे में नानी को बोलना चाहिए, क्योंकि खाना तो टाइम तो काफी देर पहले ही निकल चुका था। इसलिए तो जैसे ही अमायरा कुछ बोलने के लिए मैथ्स की तरफ मुड़ने ही वाली थी, तभी टीना दौड़ते हुए उसके पास आ गई और हाफते हुए उससे मिलने लगी। मैडम, सिर से हमने बात कर ली और वो सारी बातें भी बता दी। आमिरा ने सब सुना तो, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही थी उनकी बातों पर। मगर मीरा ने जो कुछ भी कहा, उसने आगे जो कुछ भी बातें बताए, अमायरा बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर पाई। आखिर करती भी कैसे, ये बात उसकी खुद उसने नारे में थी, जिसे सुनकर अमायरा के अच्छे खासे मूड की बैंड बज चुकी थी। उसका चेहरा जो खिला हुआ था, बिल्कुल किसी ताजे फूल की तरह, वो अब गुस्सा से कठोर हो चुका था। 79 अमायरा और आरुष। सूर्यास्त सूरज का चेहरा, गुड मॉर्निंग सूरज का चेहरा, सूर्यास्त गुलाब बढ़ता दिल गुलाब, हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। अभी अमायरा मीरा और ईरा की तरफ मुड़ी। उसने उन्हें गंभीरता से उनकी ओर देखते हुए थकी हुई आवाज में कहा, अंडस को जाओ, तुम दोनों जाकर मेरे लिए एक रिलैक्सिंग हॉट बाथ प्रिपेयर करो। हमारा अपनी दुकान को मिटाने के लिए बस गर्म पानी में डूब जाना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा करने को कहा। अमायरा का ऑर्डर सुनते ही ईरा और मीरा ने तुरंत उसके लिए एक गर्म पानी की एक अच्छा सा रिलैक्सिंग सूथिंग बाथ प्रिपेयर कर दिया। अपना काम करने के बाद ईरा अमायरा के पास पहुंचकर, अंडस को यंग मैडम, आपने जैसा कहा था हमने वैसे ही आपके लिए बाथ रेडी कर दिया है। अब आप जा सकते हैं नहाने के लिए। जिसे सुनते हैं अमायरा ने तुरंत अपने कदम बाथरूम की ओर ले लिए। बाथरूम में जाकर अमायरा तो बस बाथटब में कूद ही पड़ी। वो ईरा और मीरा के काम से बहुत खुश थी, क्योंकि उसने तो कहा भी नहीं था, फिर भी इतना अच्छा बात उन्होंने उसके लिए तैयार कर दिया था। आखिर करती भी क्यों ना। हल्के गर्म पानी के बड़े से बाथटब में जो गुलाब की पंखुड़ियों और इत्र से भीगा हुआ था, उसे तो बाद मजा ही आ गया था। उसने आंखें बंद किए हुए ही हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खुशी से कहा, अंडस को आह, मजा आ गया सच में। अच्छी बात की बात, मेरा मूड भी एकदम मस्त हो गया है। इतने अच्छे से नहाने के बाद मैं तो 2 दिनों की चिंता टेंशन सब कुछ भूल गई। हाय रब्बा, SC4H में मजा आ गया। नहाने के बाद तो अमायरा इतना अच्छा फील कर रही थी और अब उसका मूड इतना अच्छा हो गया था। वह बाहर आए और जैसे ही उसने सोचा कि आप उसे अपने शाम के स्नैक्स के बारे में टीना को बोलना चाहिए, क्योंकि खाना तो टाइम तो काफी देर पहले ही निकल चुका था। इसलिए तो जैसे ही अमायरा कुछ बोलने के लिए मैथ्स की तरफ मुड़ने ही वाली थी, तभी टीना दौड़ते हुए उसके पास आ गई और हाफते हुए उससे मिलने लगी। मैडम, सिर से हमने बात कर ली और वो सारी बातें भी बता दी। आमिरा ने सब सुना तो, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही थी उनकी बातों पर। मगर मीरा ने जो कुछ भी कहा, उसने आगे जो कुछ भी बातें बताए, अमायरा बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर पाई। आखिर करती भी कैसे, ये बात उसकी खुद उसने नारे में थी, जिसे सुनकर अमायरा के अच्छे खासे मूड की बैंड बज चुकी थी। उसका चेहरा जो खिला हुआ था, बिल्कुल किसी ताजे फूल की तरह, वो अब गुस्सा से कठोर हो चुका था। मैडम, को यंग मैडम, मास्टर ने आपको तुरंत मिलने को कहा है। आप अब तक नहा रही थी, इसलिए अब जल्दी चलिए। जब ये शब्द अमायरा के कानों में एक बार फिर से पड़े, तब उसने अपनी आंखें बंद ली और कुछ गहरी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने के बाद वह जाने के लिए तैयार हो गई। वैसे तो दिल ही दिल में उसका बिल्कुल भी मन नहीं था आरुष से मिलने का, लेकिन वह मन भी नहीं कर सकती थी, चाहे उसका मन हो या ना हो। जब राजकुमार ने बुलाया था, तो उसे मिलना तो था ही अब। राजकुमार आरुष के स्टडी रूम के गेट पर खड़ी थी, वह भी अकेले। वो गहरी सांसें लेते हुए खुद से बोली, अंडरस्कोर सो मिसेस अमायरा आरुष सिंह राजावत, इस खड़ूस चट्टान दिल और जल्लाद की इकलौती वाइफ। अब इस आदमी से खुद को धमकाने के लिए भी खुद ही करो, क्योंकि तुम जैसे अंदर गई, ये शैतान और जालिम आदमी फिर से तुम्हें धमकाना और ऑर्डर देना शुरू कर देगा। इसलिए अब रेडी हो जाओ। फिर रूम में पहुंचकर अमायरा ने आरुष को ग्रीट करते हुए और कुछ भी बोल रही थी। अंडरस्को हेलो राजकुमार, कैसे है आप, क्या आपने मुझे बुलाया? उसकी बातों को दूर करते हुए आरुष, अंडरस्को बैठो यहाँ पर, बस इतना ही कहा। अमायरा मुंह खोलते हुए थोड़ा सरप्राइज होकर खुद से बड़बड़ाए, अंडरस्को क्या क्या इस आदमी ने इसके पास बैठी मैं हो क्या गया है इसे, क्या इस पर कोई भूत सवार हो गया है, क्या बोल रहा है मुझे अपने पास बैठने को? तभी उसके कानों में एक बार फिर से आरुष की कड़कती हुई आवाज पहुंची, जिससे डरकर अमायरा बिना एक भी पल गवाए जल्दी से जाकर बार उसके पास वाली चेयर पर बैठ गई। उसमें अब कुछ आगे बोलने की हिम्मत नहीं की। अमायरा दिल ही दिल में अभी भी शॉक में थी, इसलिए आरुष ने उसे अपनी काली गहरी आंखों से, जिससे डरकर हमारा बिल्कुल सीधी बैठ गई, बिल्कुल 4 साल की बेहद ओबीडियंट बच्ची की तरह। उसने अपने बैठने का पैसे इतना अच्छा बना लिया जैसे वो इन सब के लिए उसे कब से ट्रेन किया जा रहा था। आरुष के आगे हमेशा से ही ऐसे रहने का को बेचारी करती भी क्या।
इतने डरावने इंसान के साथ बोलने की उस बेचारी की क्या मजाल अंडस को। वैसे भी कौन सा लगा हुई हो, वो आरुष को कोई अच्छा इंसान नहीं समझती थी, इसलिए इतना डरती थी। फिर आरुष ने उससे लापरवाही से पूछा, अंडस को क्या वहाँ महल में सब कुछ ठीक चल रहा है? जैसे वह कुछ जानता ही ना हो। लेकिन इस उम्मीद से उल्ट अमायरा, जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, वो अपने पति की ऐसी बेफिजूल बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने कहा, अंडस को क्या आप नहीं जानते महल में क्या हुआ? जबकि मैं तो आपके ही चुने हुए लोगों के साथ ही महल गई थी, जो हर वक्त मुझ पर निगरानी रखते थे और आपको मेरे पल पल की खबर देते रहे होगे। फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्या इसे कुछ भी नहीं पता जो ये मुझसे ऐसे पूछ रहा है? इस पर आरुष ने अपनी पीठ व्हीलचेयर की बैक से टिका लिया और आराम से बैठते हुए अपने हाथ व्हीलचेयर की रेलिंग पर रख लिए और बोला, अंडस को हाँ मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सब कुछ सुनना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम बोलना शुरू करो। कहते हुए उसके आसपास का औरत दबंग लग रहा था। अब अमायरा काफी सतर्क हो गई। उसे अपनी शादी की रात याद आ गई, जब उसने उसे मारने की धमकी दी थी। इस बात के याद आते ही अमायरा ने कुछ फालतू बात सोचने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस घटना ने उसका दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी थी, जिससे हर पल उसे डर लगता था कि कहीं राजकुमार का मूड बदल ना जाए और वह उसे मार न डाले। अब अमायरा ने महल में जो कुछ भी हुआ था वह सब बताना शुरू कर दिया, वो भी बिना कुछ भी छिपाए। राजकुमार, वो मैं, कहते हुए अमायरा ने वह सब कुछ बोलना शुरू किया जो शुरू से आखिरी तक महल में हुआ था। उसने बिना कुछ भी छुपाए एक एक बात आरुष को बता दी। फिर मैं युवराज मतलब युवराज देव से मिली। आपके और उनके पैरों की कंडीशन मुझे एक जैसी ही लगी। अब आप तो कभी अपने पैरों का मुझे देखने नहीं देते, इसलिए मैंने उनके पैरों का चेकअप किया कि आखिरकार पैरों में दिक्कत क्या है जो वो चल नहीं पाते। इस पर उसने अपनी बात खत्म करके एक गहरी सांस ली। अमायरा के मुंह से देव के पैरों का ट्रीटमेंट करने की बात सुनकर आरुष का चेहरा कठोर हो गया। उसने रेलिंग करके अपने हाथों की मिशन बनाने पूछा, क्या तुमने सच में हुआ था और उसका इलाज किया था? बोलते हुए और उसकी सर्द आवाज में एक डाउट था, क्योंकि वह इस वक्त उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था। हमारा के हिसाब से बोलने लगी थी और उसकी इस बात पर वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए अपना सीक्रेट छुपाने की कोशिश में लग रही थी। हे भगवान जी, प्लीज प्लीज मुझे आज इस जल्लाद से बचा लीजिएगा, क्योंकि ये जल्लाद जैसे सवाल आज मुझसे पूछ रहा है। मुझे डर है कि मैं डर से सब कुछ उगल ना दूं और मेरी सारी सच्चाई बाहर ना आ जाए। उसने खुद को समझाते हुए खुद से ही कहा, अंडस को अमायरा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। मजाल है इसकी जो तुम्हें हाथ में लगा कर भी देख ले। तुम भी एक सीक्रेट एजेंट रह चुकी हो, भूलो मत इसे। इसलिए बस शांत रहो और कुछ भी ऐसा मत दिखाओ जिससे उसे तुम पास रखो। सोचते हुए मायरा नहीं घबरा और ना ही उसने किस तरह की शर्मिंदगी दिखाए। इसके बदले वह और भी सावधानी से बैठकर बेहद आत्मविश्वास से और उसकी आंखों में देखने लगे और बोली, अंडस को राजकुमार, मैंने इसमें गलत ही क्या किया? मैं ये सब तो सिर्फ आपके लिए कर रही थी, क्योंकि आपके पैरों में और युवराज देव के पैरों में एक ही समस्या है और मुझे मेडिकल की थोड़ी बहुत नॉलेज है, जिसके चलते अगर मैं उनके पैरों का इलाज ठीक से कर पाई और उन्हें फिर से पहले जैसे चलने में मदद कर पाई, तो फिर मैं आपके पैर को ठीक कर पाऊंगी। और एक बार आपके पैर ठीक हो जाए, आप किसी नॉर्मल इंसान की तरह बिना व्हीलचेयर के और बिना के सहारे के अपने आप से चल फिर और उठ बैठ पाए तो कितना अच्छा होगा। तब तो मेरा जीवन ही धन्य हो जाएगा। अमायरा दिल ही दिल में बहुत खुशी महसूस कर रही थी और खुद को शाबाशी देते हुए बोली, अंडस को, वाह अमायरा, क्या मस्त झूठ बोला है तूने तो। तू कितना अच्छा झूठ बोल लेती है। तूने तो आज तक अपनी जिंदगी का सबसे अच्छे लेवल का और सबसे सच्चा झूठ बोला है। प्राउड ऑफ यू माई गर्ल। अब तू सिर्फ अपने पति देव के बारे में और उनकी चोट ठीक करने के बारे में सोचेगी। अभी अमायरा खुद समझा और अपनी तारीफ में ही बिजी थी कि तभी चेटी आरुष की जालस। गुलाब अमावस्या के चांद का चेहरा, संध्याकाल के समय शेहर, गुड इवनिंग, संध्याकाल के समय शेहर, पूर्णिमा के चांद का चेहरा, गुलाब, आई एम रियली सॉरी फॉर गिविंग शॉर्ट चैप्टर्स बट मैंने बीते था ना कि मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मैं अभी लॉन्ग चैप्टर नहीं दे पाऊंगी। टैप ठीक है, आप लोग मेरी दूसरी स्टोरी को पढ़िए और अपने रिव्यूज दीजिए जैसे या देते हैं मुझे। थैंक यू सो मच फॉर आप लोगों के सपोर्ट के लिए। हाँ, आज जल्दी पब्लिश कर रही हूँ चैप्टर, मगर मैं रेगुलरली 5.30 to 6 o'clock के बेक में पब्लिश करूंगी। नीला दिल नीला दिल नीला दिल, गुलाब बढ़ता दिल, गुलाब, हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग, गुलाब बढ़ता दिल, गुलाब। अमायरा के हिसाब से बोलने लगी थी और उसकी इस बात पर वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए अपना सीक्रेट छुपाने की कोशिश में लग रही थी। हे भगवान जी, प्लीज प्लीज मुझे आज इस जल्लाद से बचा लीजिएगा, क्योंकि ये जल्लाद जैसे सवाल आज मुझसे पूछ रहा है। मुझे डर है कि मैं डर से सब कुछ उगल ना दूं और मेरी सारी सच्चाई बाहर ना आ जाए। उसने खुद को समझाते हुए खुद से ही कहा, अंडस को अमायरा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। मजाल है इसकी जो तुम्हें हाथ में लगा कर भी देख ले।
तुम भी एक सीक्रेट एजेंट रह चुकी हो। भूलो मत इसे। इसलिए बस शांत रहो और कुछ भी ऐसा मत दिखाओ जिससे उसे तुम पास रखो। सोचते हुए मायरा नहीं घबरा और ना ही उसने किस तरह की शर्मिंदगी दिखाए। इसके बदले वह और भी सावधानी से बैठकर बेहद आत्मविश्वास से और उसकी आंखों में देखने लगे और बोली, अंडरस्कोर राजकुमार, मैंने इसमें गलत ही क्या किया। मैं ये सब तो सिर्फ आपके लिए कर रही थी, क्योंकि आपके पैरों में और युवराज देव के पैरों में एक ही समस्या है। और मुझे मेडिकल की थोड़ी बहुत नॉलेज है, जिसके चलते अगर मैं उनके पैरों का इलाज ठीक से कर पाई और उन्हें फिर से पहले जैसे चलने में मदद कर पाई, तो फिर मैं आपके पैर को ठीक कर पाऊंगी। और एक बार आपके पैर ठीक हो जाए, आप किसी नॉर्मल इंसान की तरह बिना व्हीलचेयर के और बिना के सहारे के अपने आप से चल फिर और उठ बैठ पाए तो कितना अच्छा होगा। तब तो मेरा जीवन ही धन्य हो जाएगा। अमायरा दिल ही दिल में बहुत खुशी महसूस कर रही थी और खुद को शाबाशी देते हुए बोली, अंडरस्कोर वाह अमायरा, क्या मस्त झूठ बोला है तूने तो। तू कितना अच्छा झूठ बोल लेती है। तूने तो आज तक अपनी जिंदगी का सबसे अच्छे लेवल का और सबसे सच्चा झूठ बोला है। प्राउड ऑफ यू माई गर्ल। अब तू सिर्फ अपने पति देव के बारे में और उनकी चोट ठीक करने के बारे में सोचेगी। अभी अमायरा खुद समझा और अपनी तारीफ में ही बिजी थी कि तभी अमायरा की बातों से आयुष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे खुश थे इसलिए, बल्कि वो तो उसका मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। फिर वह बोले, अंडरस्कोर अच्छा ऐसा है क्या। फिर तो तुम काफी कुछ सीख गई होगी है ना। और अगर कुछ नहीं भी सीखी हो तो मैं अभी भी व्हीलचेयर पर ही हूँ। तुम जो चाहे वह कर सकती हो मेरे साथ। वो सब भी कर सकती हो जो तुम देव के साथ नहीं कर पाई। अमायरा को आरुष के शब्दों का मतलब समझ नहीं आया, इसलिए वह बोली, अंडरस्कोर जी राजकुमार, आप बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे समझती हूँ, लेकिन आपके पैर बुरी तरह घायल है, इसलिए मैंने काफी समय तक इनका चेकअप नहीं किया। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी उसने आरुष के शब्दों को दोबारा अपने मन में दोहराया और अब की बार उसे उनका मतलब समझ आ गया, जिसके कारण उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था। वह खुद से ही बड़बड़ाए, अंडरस्कोर तो क्या, इसका मतलब यह है कि मेरे अपने पति ने मुझे मोलेस्ट किया है। इस आरुष सिंह राजावत ने मुझे मोलेस्ट किया है। भगवान जी, ये क्या हो रहा है। ये मॉन्स्टर ऐसे क्यों बोल रहा है। पक्का ये आदमी मुझसे डबल मीनिंग बातें कर रहा था। लेकिन देखो इसे कैसे भोला भाला बनकर बैठा हुआ है। नहीं, भोला नहीं, पूरा का पूरा जल्लाद बनकर बैठा हुआ है, जैसे अभी इन आंखों से कत्ल कर देगा। देखो इसकी आंखें कितनी ठंडी है। प्यार ना की तो कोई चीज तो कहीं से भी देख ही नहीं रही है। मगर अमायरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू ही बहुत ज्यादा सोच रही है, क्योंकि ये आदमी ऐसा लगता तो नहीं। वैसे तो तू सही सोच रही है अमायरा, यह आदमी तुझे छेड़ेगा। हाँ, भूल मत, यह वही आदमी है जिसे तूने अपनी बॉडी के नीचे दबा रखा था अपनी सुहागरात के दिन। हाँ, वो बात अलग है कि हम कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहे थे, मगर तू उस वक्त कुछ भी कर सकती थी इसके साथ। पर तूने सिर्फ इसलिए इसे छोड़ा था क्योंकि ये जल्लाद तेरी अपनी इकलौती प्यारी जान लेने वाला था। तो फिर ये आदमी तुझे छेड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है। ये सब अपने मन में बोलने और आरुष को जी भर कर कोसने के बाद अमायरा ने चोर नजरों से आरुष की ओर देखा तो खुद से बोली, अंडरस्कोर इसकी आंखें तो अभी भी कोल्ड ही है और इसका चेहरा भी एक्सप्रेशन सी दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब समझूं मैं। कहीं मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है और मैं इनकी बातों का गलत मतलब निकाल दिया। हमारा तेरा ही दिमाग खराब हो गया, तूने इतने बड़े इंसान की बातों का बेटों का सा मतलब निकाल लिया और वाइल्ड ख्याल आ गए तेरे मन में। अमायरा, तू इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है। इतना बेतुका तू सोच भी कैसे है। हद कर दी है तूने तो बुरी तरह हद दिया है अमायरा। तू इतने शर्मनाक आखिर हो कैसे सकती है अमायरा। आहम। अमायरा ने अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए हल्के से खांसा और बोली, अंडरस्कोर राजकुमार, अगर आपके पास कोई दूसरा सवाल नहीं है पूछने के लिए तो क्या मैं जा सकती हूँ यहाँ से। अमायरा बस जल्द से जल्द इस जगह से चली जाना चाहती थी, इस जल्लाद की नजरों से दूर। उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वह यहाँ एक भी पल रुकने की हालत में नहीं थी। मगर आरुष ने उसे इस तरह इग्नोर किया कि जैसे उसने क्या कहा सुना ही ना हो, या फिर उन्हें उसकी आवाज ठीक सुनाई ना दी हो, और उससे बोले, अंडरस्कोर मेरे पास आओ। आरुष ने उसकी आवाज को ही नहीं उसकी शर्मिंदगी को भी पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। उसने ऐसे वॉइस में उसे बोला था कि अमायरा चाहकर भी मना नहीं कर सकती थी। हाँ, आरुष की बातें सुनकर अमायरा खुद को ये सोचने से नहीं रोक सकी कि अंडरस्कोर ये सरफिरा इंसान आखिर करना क्या चाहता है, क्या चल क्या रहा है इसके दिमाग में। इधर आरुष को इंतजार करना पसंद नहीं था, तो अब की बार उसने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, अंडरस्कोर मुझे तीसरी बार खुद को दोहराना ना पड़े। मुझे नहीं लगता कि तुम गूंगी हो या तुम्हें किसी तरह का कंफ्यूजन है। मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ क्योंकि रूम में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और प्रेजेंट नहीं है। अमायरा फिर खुद से मन में बोली, अंडरस्कोर अब तो मुझे पक्का लगता है कि इस आदमी का दिमाग सच में खराब है। अभी तो इसने दूसरी बार बोला और बोल रहा है कि मैं तीसरी बार खुद को नहीं दोहराऊंगा। पर बेचारी खुद से कुछ भी और कितना भी बोल ले,
मगर वह जानती थी कि अगर इस बार उसने इस जल्लाद के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश की तो पता नहीं उसकी जान का क्या होगा। अब वह जिंदा रहेगी भी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए इसके लिए यही अच्छा था कि वह कोई बेवकूफ़ी भरा काम ना करे और अच्छे से बिना किसी ऑब्जेक्शन के अपने प्यार और जल्लाद पति देव की बात मान ले। उसे लग रहा था कि उसका दिल नरक में डूब गया है। वह सीना पीट के रोना चाहती थी, लेकिन इस जल्लाद आदमी के आगे वह अपने मन के भावों को भी अपने चेहरे पर ही लाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। हमारा खुद को उसके सामने जाने के लिए खूब मोटिवेट किया। फिर कुछ गहरे लंबे सांस लेकर और एक अच्छी बच्ची की तरह वह आगे बढ़ी। लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हैं उसने डर से 3 कदम पीछे ले लिया और बोली, आपको क्या चाहिए मुझसे? क्या काम है आपको? अमायरा को यकीन था कि उसने आरुष को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं पहुंचाई है और उसने उसे शर्मिंदा भी नहीं किया है। तो आरुष को उसे इस तरह से डरा धमकाकर परेशान नहीं करना चाहिए। बहुत गलत बात है ये। अब आरुष ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, क्या तुम मेरे पैरों की जांच नहीं करना चाहती थी? तुमने इस बारे में पहले ही पूछा था मुझसे, तो अब मैं तुम्हें खुद मौका दे रहा हूँ। आओ और चेक करो मेरे पैरों को। और अब तो तुम्हें देव के पास जाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम जो चाहती हो वो कर सकते हो मेरे पैरों के साथ। जैसा चाहो वैसे इलाज करो इनका। उसने ये सब अपने पैरों को देखते हुए बोल रहा था। उसकी बातों में छिपे डबल मीनिंग्स को आसानी से समझा जा सकता था। अमायरा बेहद हैरान थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यह आदमी बोल क्या रहा है। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वह ऐसा कुछ बोल भी सकता है। उसे अपने कानों पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो कुछ भी उसने सुना उस पर वो हकलाते हुए बोली, अंडस्को, क्या राजकुमार, मैं आपके पैरों को छूऊं? आप ऐसा चाहते हैं? फिर मन में क्यों छूऊं मैं तुम्हारे पैरों को? मैं नहीं छूना चाहती तुम्हारे पैरों को, बल्कि मैं तो तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, बेहद दूर। और मेरे मेडिकल सिस्टम ने भी तुम्हारे पैर को चेकअप करने का ऑर्डर नहीं दिया है, तो मैं क्यों करूं ऐसा? लेकिन उसकी इतनी मजाल कहा जो वह मुंह पर बोल सके ऐसा। अमायरा अभी अपनी सोच में ही पड़ी थी कि तभी आरुष ने उससे कहा, अंडस्को, हाँ, तुम्हें छूना पड़ेगा मेरे पैरों को, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। और वैसे भी इसके बाद तुम्हें किसी दूसरे मर्द को छूने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे वजह कोई भी हो। समझे तुम? अमायरा का तो दिमाग वैसे भी ठिकाने पे नहीं था। ऊपर से अपनी सोच में होने के कारण उसने ध्यान से सुना भी नहीं कि आरुष ने क्या कहा। इसलिए अमायरा ने बस अपना सिर हिलाया और बोली, अंडस्को, हाँ ठीक है, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसे ही करूंगी। रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत। ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।